जिस तरीके से देखा जाए 76 दिन का टाइम हो गया किसान आंदोलन को, और तकरीबन जो है किसान अभी भी डटा हुआ है, लेकिन अभी भी केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं है। मेरे बीच है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट भानु प्रताप जी। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भानु प्रताप जी, जिस तरीके से देखा जाए काफ़ी लंबा समय हो गया आंदोलन को, किसान आंदोलन को, जी। क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत यहाँ से करेंगे। नहीं, आंदोलन तो बहुत बढ़िया चल रहा है। 76 दिन में आपने देखा ही है। आगे भी आने वाले समय में जब तक भी ये कानून तीनों वापस नहीं ख़त्म नहीं होंगे और एमएसपी कानून नहीं बनेगा, तब तक जो आंदोलन चलेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कितने दिन की बात है, समझे। तो आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा है और हर दिन आंदोलन और मजबूत होता चला जा रहा है। जिस तरीके से देखा जाए अभी संसद का सत्र चल रहा था और कल एक ऐसा स्टेटमेंट दिया प्रधानमंत्री जी ने कि परजीवी एक शब्द कह दिया है किसानों को, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, परजीवी जो शब्द उन्होंने किया है, आंदोलनजीवी, परजीवी, देखिए इस देश में या दुनिया में कहीं भी आंदोलनजीवी जो भी व्यक्ति है, मैं समझता हूँ वो उस देश की बड़ी अनमोल धरोहर है। क्योंकि आंदोलनजीवी होना अपने आप में जिंदा होना है। वो व्यक्ति समाज के, देश के लोगों के सरोकार उनके दुख दर्द को जानता है और उनके दुख दर्द जान के वो सरकार को बताना चाहता है, आवाज बुलंद करता है और उन लोगों के साथ में खड़ा होता है जो आंदोलनकारी। तो जो आंदोलनजीवी होना है, ये मैं समझता हूँ एक डिग्री है। इस डिग्री को मैं अगर यूं कहूं, भारत रत्न से कम नहीं मानना चाहिए। बहुत बड़ी डिग्री है आज के समय में। और ऐसी तानाशाह सरकार के समय में, जो सरकार कोई भी चीज बर्दाश्त न करे, उस समय में आंदोलनजीवी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो कहता हूं ये तो एक बड़ी सम्मान की बात है कि आंदोलनजीवी। अफसोस ये है कि इस आंदोलनजीवी के साथ में जो आंदोलनजीवी परजीवी जो वो जोड़ रहे हैं, ये जो है देश का अपमान करने वाली बात है। क्योंकि मोदी जी इस शब्द के साथ में केवल जो आंदोलन कर रहे हैं लोग उन्हीं का नहीं, बल्कि अपनी पूरी भाजपा का और आरएसएस के जो संगठन है जो आंदोलन करते हैं, जो पहले जरा सा भी डीजल बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा, गैस बढ़े, उस पर जो आंदोलन करते रहे, उनका भी अपमान कर रहे हैं। या मोदी जी ने 1974 में कहते हैं कि नवनिर्माण आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ, उसके बाद वो बढ़ता गया, उसमें वो शामिल हुए और फिर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि जेपी को भी बुलाया गया, उसमें शामिल हुए और वो आंदोलन पूरे देश में फैल गया। जिसके बाद इमरजेंसी वगैरह वो सारी चीज़ें जब हुई हैं सब कुछ, तो ये जो है परजीवी जो उन्होंने शब्द कहा है, ये अपमानित करने वाला है और उन सभी को वो अपमानित कर रहे हैं। अगर आप देखें तो देश जो आज़ाद हुआ है, इस आज़ादी के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। देश के जो जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, उस समय के देश का जो आंदोलन चला लगातार, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद जो लगातार चला, और उससे पहले भी अगर आप चले जाएं 1857 से जो आंदोलन शुरू हुआ, और जहां जहां भी जिसने आंदोलन किए, चाहे वो मजदूरों के आंदोलन हो, चाहे वो किसानों के आंदोलन हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुजरात में जिन सरदार पटेल की मूर्ति, इतनी ऊंची मूर्ति लगाई है, जो 3.5 करोड़ में उनसे बनवाई है चाइना वालों से, उन्होंने किसानों के हक में बारडोली आंदोलन किया। तो इसका मतलब यह है कि जिसकी आप मूर्ति बनवा रहे हो इतनी लंबी चौड़ी, जिसके लिए सम्मान प्रदर्शित कर रहे हो, आप संसद में उसका अपमान भी कर रहे हो। तो मोदी जी जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने भगत सिंह जी का अपमान किया, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का अपमान किया, उन्होंने सुखदेव राजगुरु, इन सब का अपमान किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया। आंदोलन में जितने भी शामिल रहे लोग, उन सब का अपमान किया है ये कह के परजीवी। और जहां तक उसकी बात है परजीवी की, असली परजीवी कौन है वो मैं बताऊंगा कि असली परजीवी कौन है। परजीवी वो है एक पैरासाइट, अंग्रेजी में बोलते हैं कीड़ा, यानी जिस पे चिपक गया उसे खा जाता है, उसे खत्म कर देता है, वो है परजीवी। तो परजीवी कौन है असलियत में? इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा परजीवी है, अगर व्यक्ति विशेष की बात करो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनसे बड़ा परजीवी इस देश में नहीं है कोई भी। कैसे है परजीवी? वो इस देश की जो संपत्ति है उसको मैक्सिमम अपने लिए, अपनी पार्टी और आरएसएस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए परजीवी कैसे हैं। अगर वो झूठ का प्रचार करते हैं तो झूठ के प्रचार के लिए उन्हें गोदी मीडिया पर निर्भर हैं। वो जो इलेक्शन में प्रचार करते हैं उसके लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए वो उद्योगपतियों पर, पूंजीपतियों पर निर्भर हैं, उनसे पैसा लेते हैं और पार्टी के लिए चंदा लेके प्रचार करते हैं, तो वो उन पर निर्भर हैं। दूसरा, इसके साथ में जो मोदी जी हैं, मोदी जी खुद जो 600 करोड़ रुपए
मोदी जी की सुरक्षा पर एक साल में खर्च होता है वो इस देश के टैक्स पेयर का, इस देश के लोगों की खून पसीने की कमाई है। मोदी जी की कोई कमाई नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं वो कर रहे हैं, तो उस खून पसीने की कमाई पर वो जिंदा है। तो मोदी जी जो है परजीवी हैं। मोदी जी पर 2000 करोड़ रुपए हर साल खर्च होता है, सुरक्षा सहित ये सारा मिला के, तो वो किसका पैसा है? वो देश का पैसा है। मोदी जी 15 एकड़ के मकान में, 15 एकड़ में उनका वो बना हुआ है जिसे पीएम कहते हैं, 6 कोठियों को मिला के वो जगह बनाई गई है जिसमें 1000 लोग उनकी सेवा में रहते हैं। ये है परजीवी होना। मोदी जी 10,000 करोड़ का जहाज अपने लिए लेकर आए हैं, ये है परजीवी होना। जिस समय देश की हालत बद से बदतर हो रही है, आर्थिक हालत बहुत भयानक है, 35 करोड़ के लगभग लोग जो हैं इस देश में बेरोजगार हैं, फिर भी मोदी जी की मौज मस्ती में कोई कमी नहीं है। ये है परजीवी होना। ये सारी चीजें हैं। तो मैं समझता हूं साथ में जो कॉर्पोरेट है, उन पूंजीपतियों की जो जिम्मेदारी होती है, उनको जो टैक्स में छूट देते हैं, और टैक्स में छूट के बाद जो उनकी जिम्मेदारी है CSR फंड, वो CSR फंड 3% होता है उनकी इनकम का। वो सारा का सारा फंड पहले लोगों की भलाई के लिए काम आता था, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, डॉक्टर्स के लिए, दवाई के लिए, वो उस पर काम आता था। अब वो वहाँ काम नहीं आता। वो 3% जो पैसा है पूरा CSR का, वो पूंजीपतियों का जो जिम्मेदारी का पैसा है, वो जाता है RSS के पास। तो RSS जो है पूरा वो परजीवी है। और RSS इतना बड़ा संगठन है, उसमें मैं समझता हूं इस देश में उनसे बड़ी संख्या में उनसे बड़ा कोई परजीवी है नहीं। ये है स्थिति। तो मोदी जी जो इस तरह से लोगों को अपमानित करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जो आप बात कर रहे हो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं अगर दूसरे पे उंगली उठाओगे, ये उन्हें सोचना चाहिए। लेकिन मोदी जी देश के लोगों का, देश के क्रांतिकारियों का अपमान करने में जरा भी उनको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती है। नैतिकता उनकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भानु प्रताप जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, लता मंगेशकर ने ट्वीट किया, सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, सुनील शेट्टी ने किया, अजय देवगन ने किया, अक्षय कुमार ने किया। अब उस ट्वीट को जांच कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख उसकी जांच कराना चाहते हैं, लेकिन भाजपा सरकार के पेट में दर्द है। क्या लगता है कि इसमें भी कुछ चाल है? नहीं, चाल वाल कुछ नहीं है। देखिए, वो कराना चाहते हैं, वो सिंपल ये कराना चाहते हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। देखिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो बात जिसको कहनी है वो कहे। लेकिन अगर आप सरकार के हिसाब से बात कहें, या सरकार ने एक भाषा आपको दे दी है कि ये भाषा आपके माध्यम से जानी है, आपके ट्विटर हैंडल से जानी है, आपके यूट्यूब के माध्यम से जानी है, आपके व्हाट्सएप से जानी है, तब दिक्कत वाली बात है। और ये जितने भी लोग हैं, ये वाकई में इस ट्वीट से पहले ये कलाकार समझे जाते थे, लेकिन वाकई में ये सारे के सारे निकले भांड। तो ये सारे के सारे जो भांड हैं, इन भांडों ने जो भाषा इस्तेमाल की है, वो सरकार यही चाहती है कि इन भांडों की भाषा जो है वो भाषा सरकार की भाषा तो नहीं है। सिर्फ इतना इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो दर्द होने की क्या जरूरत है, होने दो। क्योंकि सरकार ने भी तो 1178 लोगों की ट्विटर अकाउंट बंद करने की बात कही है, ट्विटर को भेजा संदेश, तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन देश के कुछ बात करेंगे, रुक जाना। देश के प्रधानमंत्री अभी भी ये बोल रहे हैं कि जो विदेश में लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, विदेश में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति देश को तोड़ना नहीं चाहता है। देश को तोड़ना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री, और उसके लिए कल उन्होंने ये कोशिश भी करी। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि छोटे किसान और बड़े किसान, कि ये छोटे किसानों के भलाई के लिए, इसका मतलब छोटे और बड़े यानी किसानों में आप फूट डालना चाहते हैं, है नहीं है? कहीं कहते हैं वो हिंदू मुस्लिम, तो देश में फाड़ कौन डाल रहा है? आप डाल रहे हैं। और ये तो बच गया, नहीं तो आप हिंदू और सिख करने वाले थे, खालिस्तानी कह के। तो देश को तोड़ने की अगर कोई कोशिश कर रहा है, या देश को तोड़ने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है, तो वो माननीय प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार और RSS की है। बाहर से कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता। देश इतना कमजोर नहीं है कि बाहर वाला कोई आएगा यही तोड़ के चला जाएगा। देश में जो भाईचारा इस समय बना है, जो लोगों के अंदर देश के प्रति देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, उसके दम पर किसी की हिम्मत नहीं है जो भारत को तोड़ सके। अगर टूटेगा तो इन्हीं जैसे राजनेताओं की वजह से, जो विदेशियों की या विदेशी संस्थाओं की गुलामी कर रहे हैं और इस देश के कॉर्पोरेट की गुलामी कर रहे हैं, उनकी वजह से देश टूटेगा। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, RSS के लोग इस देश को तोड़ मरोड़ना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, क्या इस देश के लोगों को जोड़ने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए कुछ आह्वान करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप सब देख लीजिए। देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है
हिंदुओं की पक्षधारी एक पार्टी बनती है, लेकिन यहां आप देखिए कितने लोग हैं, ये क्या हिंदू नहीं है? मैं समझता हूं मैक्सिमम लोग हिंदू हैं। और वैसे भी आप समझिए कि इस देश में जो ये कानून लेकर आए हैं, बाकी और सारे कानूनों को भी अगर छोड़ दें, पर ये जो कानून लेकर आए हैं, ये तीनों कृषि कानून इस देश के किन लोगों पर असर डालेंगे उसको थोड़ा समझिए आप। इस देश की जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से 65 से 70% जमीन सिर्फ 3 लोगों के पास में है। खेती की जमीन 3 लोगों के पास में। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय जिन्हें राजपूत कहते हैं, और नंबर 3 वैश्य। यानी इन 3 लोगों के पास में 65 से 70% इसकी जमीन है। बाकी और जो जमीन रही वो बैकवर्ड समाज के लोगों के पास में है, साथ में जो जाट समाज के लोगों के पास में है, या आप जो यहाँ के पंजाब के सिख जाट हैं, आप जट सिख हैं, उनको जोड़ लीजिए, इनके पास में है बाकी जो जमीन। बहुत थोड़ी सी जमीन जो है वो इस देश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पास में है। तो ये जो बाकी सारे लोग हैं जिनके पास में इतनी बड़ी संपत्ति है, ये क्या हिंदू नहीं है? ब्राह्मण इस देश में हिंदू हैं, क्षत्रिय इस देश में हिंदू हैं, वैश्य इस देश में हिंदू हैं। तो उनकी जो 65-70% जमीन है, आप उसका बेड़ा गर्क करने पर तुले हैं? तुले हैं नहीं तुले हैं? इस देश के जो बाकी और लोग हैं, ओबीसी, जिनको आप हिंदू मानते हैं, जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ आप इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे लोग, उनकी जो जमीन है वो सारे के सारे लोग हिंदू हैं। क्या उस पर असर नहीं पड़ रहा? इस सारे कानून से, आपके कानून से इस देश के 120 करोड़ लोगों पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। इसमें मैक्सिमम लोग जो हैं वो हिंदू हैं। तो आप हिंदुओं के पक्षधर कैसे हैं? आप हिंदुओं की भलाई चाहने वाले कैसे हैं? आप बताइए, आप ये बताइए, जो नौकरियां आप खा रहे हैं, इस देश में 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उनमें हिंदुओं की कितनी बड़ी संख्या है आपको मालूम नहीं है? जिस तरह से आप ये जो काम कर रहे हैं, चंद मनुस्मृति लागू करने वाले मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, सिर्फ उनके लिए काम कर रहे हैं। बाकी लोगों की इनकी नज़र में कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं है, ये सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जनता को सोचना है कि क्या आप धर्म के नाम पर अपना शोषण कराते रहेंगे? क्या आप धर्म के नाम पर अपने भाई से झगड़ते रहेंगे, अपने भाई का गला काटते रहेंगे? या सरकार की, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की, सबके सब लोगों को बांट कर रखना चाहती है, क्या उनके अनुसार बटे रहेंगे? या जो आज भाईचारा कायम हुआ है और भाईचारा जो लगातार बढ़ रहा है, इसी भाईचारे को आगे बढ़ा के सब लोग इकट्ठे होके एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होंगे और सरकार कोई भी हो उसकी गंदी चालों का जवाब देंगे और गंदी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे? ये लोगों को सोचना है।